नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें हमने 4 चीज़ें पढ़ ली थी। वो थी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और सेंट्रोसोम। इन 4 चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आगे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसकी खोज पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी उपस्थिति आरबीसी को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होती है। आरबीसी को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होती है। ये आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, हमने आपको पहले या पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस यही था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम को छोड़कर अन्य कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सारे के सारे कोशिकांग जितने भी होते हैं वो पाए जाएंगे। यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी। यह किसमें पाई जाएगी? यह पाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यह 3 भागों से मिलकर निर्मित होती है। ये हैं सिस्टर्नी, पुटिकाएँ और नलिकाएँ। सिस्टर्नी को हम इंग्लिश में सिस्टर्नी ही कहते हैं, पुटिकाओं को हम वेसिकल्स कहते हैं और नलिकाओं को हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नलिकाओं को हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसका चित्र हम आगे देखते हैं। ये है आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका केंद्रक है। ये केंद्रक है जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक का बाहरी आवरण जो होता है या उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। ये चीजें आप याद रखेंगे। अब इसके जस्ट सटा हुआ ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक सिरा किससे सटा होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सटा है केंद्रक झिल्ली से या केंद्रक से सटा हुआ है। और कहीं कहीं इसका दूसरा सिरा बाहर यानी प्लाज्मा झिल्ली से सटा हुआ होता है। मान लीजिए ये बाहर प्लाज्मा झिल्ली है, तो यहाँ से एक सिरा इसका मिला हुआ होगा। यानी एक सिरा किससे? केंद्रक झिल्ली से और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली से। अब ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, कभी कभी जो पदार्थ होते हैं उनको प्लाज्मा झिल्ली से बाहर भी इन्हीं के द्वारा क्या होता है? पहुँचाया जाता है। ये आपको समांतर रूप में व्यवस्थित जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे सिस्टर्नी। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। समांतर रूप में व्यवस्थित संरचनाओं को हम सिस्टर्नी कहते हैं। और यही संरचनाएं जो होती हैं क्या बनाती हैं? लैमेला बनाती हैं। एक टर्म होता है, इसको हम लैमेला कहते हैं। समांतर व्यवस्थित होकर क्या बनाती हैं? लैमेला नाम की एक संरचना बनाती हैं। इनके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? अब सिस्टर्नी से बना हुआ स्पेस है, तो क्या होगा? सिस्टर्नल स्पेस। सिस्टर्नल स्पेस। अब अगली बारी आती है, ये आपकी जो नलिका के रूप में संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनके नाम से स्पष्ट हो गया, क्या कहेंगे? नलिकाएं। इनको हम कहेंगे नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स। अब बचा एक चीज, वेसिकल्स या पुटिकाएं। ये क्या होती हैं? क्योंकि ये तो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं इसमें। पुटिकाएं क्या होती हैं? पुटिकाएं ये अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा उत्पादित एक पदार्थों की क्या होती है? पैकेट होती हैं। ये यहाँ से क्या होती है? छोटी छोटी पैकेटों के रूप में निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पुटिकाएं। कुल मिला के क्या होता है? उत्पाद होता है एक। ये होती हैं पुटिकाएं या जिनको हम क्या कहते हैं? वेसिकल्स। अब देखिए इनका कार्य क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। अब प्रोटीन का संश्लेषण क्या होगा? क्यों होगा? ये जो आपको धब्बे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये क्या है? ये हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। यानी राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में यहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका में इनकी सहायता करता है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? 2 भाग है आपके। एक है आपका
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पर राइबोसोम लगे हुए हैं, ये कैसी संरचनाएं होंगी, अब ये खुरदुरी संरचनाएं हो गई, यानी कैसी हो गई, ये हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब यहाँ पे देखिए ये चिकनी दिखाई दे रही हैं, कैसी संरचनाएं हैं, चिकनी, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऐसा कुछ लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और ये क्या है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इसमें प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। और प्रोटीन का संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा होगा, न कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा। क्यों, क्योंकि राइबोसोम इस पर लगे हुए हैं, इस पर नहीं लगे हुए हैं, अर्थात इससे प्रोटीन का संश्लेषण होगा, यानी और इससे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो ये संश्लेषण किस चीज़ का करते होंगे, ये करते हैं संश्लेषण वसा का। किसका संश्लेषण करते हैं, ये करते हैं संश्लेषण वसा का, और ये करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन जब यहाँ से आता है, केंद्र से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये इनके द्वारा धीरे धीरे संश्लेषित होकर इसके बाहरी पृष्ठ से पिटकाओं के रूप में निकल जाता है। हमने आपको बताया ये क्या है, इन्हीं के द्वारा पिटकाओं का निर्माण होगा या वेसिकल्स का निर्माण होगा, और ये पिटकाएँ आगे जाकर गाल्जी काव्य के शीर्ष भाग यानी आंतरिक भाग द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है और प्रोटीन की ये फोल्डिंग्स होती है, और धीरे धीरे इन भागों द्वारा होते हुए धीरे धीरे बाहर इस भाग द्वारा पुटकाओं के रूप में निकल जाती हैं। हमने आपको बताया यह कितने प्रकार की होती हैं, यह 2 प्रकार की होंगी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इनका मुख्य कार्य क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण, यही इनका मुख्य कार्य होगा, किसका, अंतःप्रद्रव्य जालिका का। आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, यह है क्या आपका राइबोसोम्स, ठीक है, यह आपका राइबोसोम। अब हमने आपको बताया कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के एक भाग यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं, वो यही राइबोसोम्स हैं। क्या है, इनकी खोज किसने की, इनकी खोज की रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक व्यक्ति की ने, किसमें, पादप कोशिकाओं में 1953 ईस्वी में। रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक व्यक्तियों ने सन 1953 ईस्वी में इसकी पादप कोशिकाओं में खोज की, किसकी, राइबोसोम की। और जंतु कोशिकाओं में इनकी खोज की जी.ई. पैलाडे नामक एक वैज्ञानिक ने, किसने की, जी.ई. पैलाडे नामक एक वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं में इनकी खोज सन 1955 ईस्वी में की। आगे इसका नामकरण किसने किया, नामकरण किया रॉबर्ट नामक एक वैज्ञानिक ने सन 1958 ईस्वी में। किसने किया, रॉबर्ट नामक एक वैज्ञानिक ने सन 1958 ईस्वी में। इसकी उपस्थिति पादप एवं जंतु कोशिकाओं में इतनी के लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाई जाती, यानी किसमें पाई जाएगी, ये यहाँ तक अलग स्टेटमेंट है, ये पादप एवं जंतु कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ पाई जाती हैं, इस तरीके के लाल रुधिर कणों में नहीं पाई जाती है, यानी आरबीसीज में कुल मिला के नहीं पाई जाती हैं। हमने आपको बताया कि राइबोसोम 2 जगह पाई जाएंगी, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, दोनों में पाई जाएंगे क्या, राइबोसोम। इसके अलावा और कोई प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा, या कह सकते हैं दोनों में यही समानता होती है। आगे निर्माण, इसका निर्माण मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। उपनाम इसका प्रोटीन की फैक्ट्री है, और इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। अब इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण, इसी कारण ही इसको क्या कहा गया, प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन का जहां निर्माण हो रहा है वही क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये आपका राइबोसोम है, और राइबोसोम मुख्यतः 2 यूनिटों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी यूनिट, एक छोटी इकाई होती है और एक बड़ी इकाई। यहाँ पर 70 एस प्रकार के राइबोसोम की बात की गई है। एक और राइबोसोम होता है जो होता है आपका 80 एस प्रकार का। 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है।
और ये दोनों मुख्यतः कितनी यूनिट से मिलकर बने होते हैं? 2 यूनिट से, एक बड़ी यूनिट और एक ये आपकी छोटी यूनिट। अब 80 इस प्रकार के राइबोसोम की अगर हम बात करें तो यह 2 यूनिट यानी 60S और एक यूनिट 40S 2 प्रकार की यूनिटों से मिलकर बना होता है। तो जो बड़ी है वो बड़ी यूनिट और जो छोटी है वो छोटी यूनिट। अब 70S किससे? एक 30S छोटी यूनिट और एक 50S यानी 2 बड़ी यूनिट से मिलकर बना होता है। यह राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। 80S बड़ा है, 70S छोटा है, ये समझने के लिए बता रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में 70S। प्रोकैरियोटिक यानी पूरी विकसित नहीं होती हैं, इसलिए इसमें कम राइबोसोम होगा, और ये यूकैरियोटिक है, इसमें अधिक होगा। ये एक समझने के लिए टर्म है। अब ये क्या होता है? mRNA पे ये दोनों इकाइयाँ क्या होती हैं? आकर जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, mRNA पर ये दोनों इकाइयाँ आकर क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। जब एक mRNA पर बहुत सारी इकाइयाँ या क्या होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या कहेंगे उन्हें? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये जानते रहिएगा। और ये जानना जरूरी है कि ये किससे जुड़ी होती हैं? mRNA पर ये दोनों इकाइयाँ आकर मिलती हैं। आगे हमारा गोल्जी इकाई या गोल्जी बॉडी, या जिसे हम क्या ना जानते हैं? किस नाम से? गोल्जी अपरेटस। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी इकाई को हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, लिपोकॉन्ड्रिया एंड बेकर्स बॉडी, और भी इसके उपनाम हैं, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है हम उन्हीं के बारे में समझते हैं। अब डिक्टियोसोम एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें भी है, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें पादप में यूज किया जाता है, यानी पादप में पाई जाने वाली गोल्जी बॉडीज को क्या कहते हैं हम? डिक्टियोसोम। आगे इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में क्या की? इसकी खोज की। किसकी? गोल्जी इकाई की। इसकी उपस्थिति सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, हमने आपको बता दिया था कि सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सिर्फ प्रोकैरियोटिक में एक पाया जाएगा, राइबोसोम, बाकी उसके अलावा कोई नहीं। उपनाम आपको बता दिया। निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, लिपिड से, एंजाइम से, इन तीनों से क्या होता है? गोल्जी इकाई का निर्माण होता है। अब गोल्जी इकाई का कार्य क्या होता है? मेन इसका यही है, गोल्जी इकाई का कार्य प्रोटीन की छंटनी, प्रोटीन वाले पदार्थों का संचरण करने के कारण इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। यह इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या? यातायात प्रबंधक। यह यातायात प्रबंधक क्या है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे फिगर में समझते हैं इसको। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है केंद्रक। ये आपका क्या? केंद्रक। और ये है हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा गोल्जी बॉडी, या इसको हम जीबी के रूप में लिख देते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी इकाई। ठीक है, आप इंग्लिश टर्मों को समझते रहिए, क्योंकि बायोलॉजी में मैक्सिमम क्या होते हैं? इंग्लिश टर्म ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश टर्मों के, हिंदी टर्मों के साथ साथ अंग्रेजी के वाले टर्मों को भी आप जानते रहें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हमारा गोल्जी इकाई हो गया। अब हमने आपको बताया था किसमें? अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो प्रोटीन होते हैं वह छोटी छोटी पुटकाओं के रूप में बाहर निकलते हैं, और यही पुटकाएं क्या होती हैं? गोल्जी इकाई के आंतरिक भाग के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो इसकी आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? जान लेते हैं थोड़ा। इसको कहते हैं सिस फेस या सिस भाग। ठीक है, और जो बाहर भाग होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रांस भाग। क्या कहेंगे? ट्रांस भाग, या हिंदी में कहते हैं ट्रांस। अब ये पुटकाएं क्या होंगी? इसके पृष्ठों द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे इनका संश्लेषण होना या छटनी होते होते हुए ये धीरे धीरे पीछे वाले या ट्रांस भाग से फिर से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बाहर निकाल दी जाएंगी। और इन सब का कार्य या इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनका क्या करता है? ये गोल्जी इकाई संचरण करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। यानी कौन से पदार्थों की आवश्यकता कहाँ पर है, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, इसका कार्य है उसको वहाँ पर भेजना। कैसे? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। इस कारण इसे एक कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं, या इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। किसका? सेल का। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल
या कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? गोल्जी। काय का क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन के साथ साथ अन्य पदार्थों का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। ये था आपका गोल्जी काय। आगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को इंग्लिश में हम लाइसोसोम ही कहते हैं। यह दो शब्दों से बना है, लाइसो एंड सोमा। लाइसो एंड सोमा। लाइसो का अर्थ होता है पाचक एंड सोमा का अर्थ होता है काय, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? पाचक काय। लाइसोसोम को हम कहते हैं क्या? पाचक काय। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक ने। इसकी उपस्थिति सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम क्या होगा? पाया जाएगा। निर्माण अंतःप्रदव्य जालिका व गाल्जी काय द्वारा। अंतःप्रदव्य जालिका व गाल्जी काय द्वारा। गाल्जी काय द्वारा तो हमने पढ़ा, लेकिन अंतःप्रदव्य जालिका क्यों जुड़ गया? या इसलिए जुड़ा क्योंकि इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है या झिल्ली होती है, इसका जो आवरण होता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? अंतःप्रदव्य जालिका के द्वारा ही होता है। संरचना कैसी है इसकी? यह सूक्ष्म गोल व इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। देख लेते हैं संरचना। यही है आपका लाइसोसोम। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये पूरा आपका क्या है? लाइसोसोम है। लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम कैसी संरचना है? सूक्ष्म इकहरी झिल्ली, यानी ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। कैसी झिल्ली है? ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल है, सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, यानी यह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है। और इसके अंदर ये जो भरा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सारे क्या है? पाचक एंजाइम्स हैं। ये क्या है? पाचक एंजाइम्स हैं। अब ये पाचक एंजाइम्स हैं तो इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य क्या होगा? पचाना होगा। जाहिर सी बात है, इसका कार्य क्या होगा? पचाना होगा। देखिए यह कार्य कैसे करता है। ये सारे जो भी बैक्टीरिया आते हैं या जो भी हानिकारक पदार्थ आते हैं, वह जब कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह लाइसोसोम द्वारा उनका भक्षण कर लिया जाता है। जब ये देखिए, ये एक तरह से प्रवेश कर रहा है अंदर। आगे जब ये आया तो लाइसोसोम द्वारा क्या हुआ? ये देखिए, लाइसोसोम खुला और इसको अपने अंदर यह भर लेगा। भरने के बाद इसके ऊपर ये सारे जो पाचक एंजाइम्स हैं इसके ऊपर हमला करेंगे और धीरे धीरे इसको गलाकर खत्म कर देंगे। यानी क्या हुआ? एक तरफ से कोशिका क्या हो गई? साफ हो गई, या इसके अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ या जीवाणु है उनका क्या होगा? भक्षण हो गया। या किसके द्वारा किया गया? यह कार्य किया गया लाइसोसोम के द्वारा। अब जब इनका भक्षण हो जाता है तो ये कोशिका के बाहर निकाल दिए जाते हैं, या जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है उसको कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके कार्य बता ही दिया हमने आपको। क्या? कोशिका की सफाई तथा बाहरी पदार्थों का भक्षण करना। कोशिका की सफाई कैसे होगी भाई? उसके अंदर क्या होंगे? कचरे होंगे या जो हानिकारक पदार्थ होंगे उनका क्या करना? उनकी सफाई या उनको भक्षण करना या उनको खत्म करना, ये क्या होगा? कोशिका की सफाई होगा। कोशिका में विकार आने पर स्वयं को नष्ट करके कोशिका का भक्षण करना, इसी कारण इसे आत्मघाती थैला भी कहते हैं। क्या करती है ये? कोशिका में जब कोई दोष आ जाए या ये पता हो जाए कि कोशिका क्या हो रही है? धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रही है, तो ये क्या, या दूसरी कोशिकाओं को जब ये नुकसान पहुंचाती है, अगर हमें इसे ऐसा पता लगता है तो यह करता है खुद फट जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? पाचक एंजाइम। और ये सारे पाचक एंजाइम कोशिका के अंदर फैलकर कोशिका को ही सड़ा गलाकर क्या करते हैं? खत्म एक तरीके से पूरी तरह कर देते हैं। ये आपका लाइसोसोम क्या करेगा? ये जब कोशिका में कहीं ये पता चला कि ये डैमेज हो चुकी है तो ये खुद फटकर अपने पाचक एंजाइमों को पूरी कोशिका में फैला देगा और ये क्या करेंगे? सारे मिलकर कोशिका को समाप्त कर देंगे। इसलिए इसको क्या कहा गया? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैला। इसको क्या कहा गया? आत्मघाती थैला। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है। यह बहुत बार पूछा गया है, या ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि आत्मघाती थैला, जो आपसे यह भी पूछ सकता है कि सुसाइडल बैग क्या होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी के हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी टर्मों को भी पढ़ते चलें, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर आपसे इंग्लिश टर्म ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा समाप्त हो गया। अब आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में
गुणसूत्र के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में और आरएनए, डीएनए इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।